हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी साइंस क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है। इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तक आने की इसमें संभावना रहती है, तो नीट के लिए एक अच्छा वेटेज इसमें देखने को मिलता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में है क्या क्या, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसमें टिश्यू की बात आती है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। अगर यहाँ पे हम पढ़ते हैं मल्टी सेलर एनिमल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कोई टिश्यू के सेल्स हैं, वो सभी सेल्स साथ में मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि टिश्यू कहलाता है। मतलब कि सिंपल सा कहें, ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर ओरिजिन एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू क्या है वो हमने समझा। टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू क्या है? एनिमल टिश्यू कितनी तरह का होता है? तो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियम बनाएगा। कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है और न्यूरल टिश्यू होता है। तो इस तरह के 4 तरह के टिश्यू हम पढ़ते हैं। अगर हम 4 तरह के टिश्यू को जरा देखें तो क्या क्या हमें मिलेगा, तो सबसे पहले हम टिश्यू देखते हैं। एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का अगर क्लासिफिकेशन देखें तो 4 पार्ट्स में अभी अभी हमने देखा था। सबसे पहला था एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा था फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर था मस्कुलर टिश्यू, और उसके बाद लास्ट था न्यूरल टिश्यू यानी नर्वस टिश्यू। तो 4 तरह के हमने टिश्यू देखे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो 2 तरह का होता है, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड। जो सिंपल होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है और कंपाउंड मल्टी लेयर्ड होता है। सिंपल में भी कुछ होते हैं, जैसे सिंपल के एग्जांपल में आ जाएंगे सिंपल स्क्वेमस, फिर आ जाएगा क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल के बाद आ जाएगा कोलमनर, कोलमनर के बाद आ जाएगा सीलिएटेड, सीलिएटेड के बाद सीडो स्ट्रेटिफाइड। तो इस तरह से स्क्वेमस होता है, क्यूबॉइडल होता है, कोलमनर होता है, सीलिएटेड होता है और सीडो स्ट्रेटिफाइड होता है। तो इस तरह से 4 तरह के सिंपल एपिथेलियम होता है। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होता है। इसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो फिर से 3 तरह का होगा। कौन कौन सा? सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिर होगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप? 3 टाइप, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप्स का। कौन कौन सा? एरियोलर टिश्यू और दूसरा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू वही वाला है जिसमें फैट स्टोर होता है। तो एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू हमने देखा। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कार्टिलेज, बोन, ब्लड और लिम्फ। कौन कौन? कार्टिलेज, बोन, ब्लड और लिम्फ। अब बचा मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू के कितने टाइप होते हैं? तो मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप हम पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 टाइप पढ़ते हैं हम? मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू के टाइप कौन कौन है? सबसे पहला होता है स्केलेटन मसल, दूसरा होता है स्मूथ मसल, तीसरा होता है कार्डियक मसल। तो स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, इस तरह से ये मस्कुलर टिश्यूज में देखने को मिलते हैं। अभी हमने एक छोटा सा क्लासिफिकेशन पढ़ा। न्यूरल टिश्यू में भी कुछ पार्ट्स आएंगे, तो न्यूरल टिश्यू को बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। जितना हमने किया, अब इस चैप्टर में और क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो हमने टाइप पढ़ लिए। टाइप पढ़ने के बाद एपिथेलियल टिश्यू आता है। एपिथेलियम से पता चलता है हमें, एपी मतलब सबसे टॉप पे रहने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू, जो टॉप पे रहने वाला टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू होगा। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तो एक सरफेस इसकी फ्री होगी। एपिथेलियल टिश्यू की करेक्टर क्या क्या है? इसके पास एक फ्री सरफेस होगी,
हैव अ फ्री सरफेस। अभी फ्री सरफेस कहाँ हो सकती है? हो सकता है बॉडी फ्लूइड की तरफ फेस कर रही हो तो आइदर तो हम लिखेंगे फेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड, हो सकता है आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रही हो, और फेस आउटसाइड एनवायरनमेंट। मतलब ये या तो बॉडी की फ्लूइड की तरफ फेस करेगी या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट की तरफ फेस करेगी। काम क्या होगा इसका? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और कवरिंग बनाना। बेसिकली कवरिंग बनाना, कवरिंग है तो फिर प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। इसमें इंटरसेल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होगा, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कम होगा, और ये एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन बनेगी जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो हम कहेंगे रेस्ट ऑन थिन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब एक पतली सी नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, उस पे हम कह सकते हैं रखे होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम बेसमेंट मेम्ब्रेन रख दिया था। सेल्स नहीं होती इसलिए नॉन सेलुलर बोल दिया। और क्या क्या है इसमें, अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो देख लेते हैं एक बार। एपिथीलिया है, एपी मतलब सबसे टॉप पे रहने वाली है। दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस, तो एक फ्री सरफेस जिसके पास होगी वो हो सकता है बॉडी फ्लूइड की तरफ हो या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट की तरफ हो। क्या करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और साथ में कवरिंग बनाती है। कवरिंग बनाएगी कुछ पार्ट पे। कॉम्पैक्टली पैक्ड है, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा। टू टाइप्स की एपिथीलियम देखने को मिलती है, सिंपल एपिथीलियम और कंपाउंड एपिथीलियम, जैसा कि हमने अभी अभी देखा था। सिंपल एपिथीलियम कौन सी होती है? जिसमें एक ही लेयर होती है। सिंपल एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। मतलब कि जैसे ये सेल, ये लेयर दिख रही है तो ये सिंपल एपिथेलियम है। जैसे इसमें सिंगल सिंगल सेल दिख रही है तो ये जो दिख रही है सिंपल एपिथेलियम हो जाएगी। सिंपल एपिथेलियम इज कंपाउंड ऑफ सिंगल लेयर लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी। तो फंक्शन क्या है इसका? बॉडी कैविटी की लाइन बनाती है, डक्ट। और कहाँ मिलेगी? डक्ट की वॉल लेयर में मिल जाएगी ये, और ट्यूब्स में मिल जाएगी। डक्ट की ट्यूब्स, डक्ट और ट्यूब में देखने को मिल जाएगी। कंपाउंड एपिथेलियम जो होता है वो दो या दो से ज्यादा लेयर से मिलकर बना होता है। स्किन में ये देखने को मिलता है जनरली ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे चार तरह की होती है, हमने पढ़ा था। स्क्वेमस तीन तरह की इसमें दिए, पर चार तरह पांच तरह की होती है एक्चुअल में। स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, क्यूबॉइडल होती है, कॉलमनर होती है, और हमने देखा था सीलिएटेड एपिथेलियम भी होती है, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी होती है। सीलिएटेड एपिथेलियम और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये चैप्टर एनएमसी के सिलेबस से डिलीट हुआ है, लेकिन सोचने वाली बात है कि जब तक टिश्यू नहीं पता होगा, टिश्यू के बारे में नहीं पता होगा, तो आगे की जो फिजियोलॉजी आने वाली है उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो टिश्यू का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए इसको पढ़ेंगे। और दूसरा, वैसे भी सभी चैप्टरों में थोड़ा थोड़ा अमाउंट या थोड़ी थोड़ी बातें इस टिश्यू के बारे में बताई जाती हैं, तो उसी का एक कंबाइंड स्ट्रक्चर या कंबाइंड फॉर्म हम यहाँ पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन सी दिखाई दे रही है? स्क्वेमस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वेमस, ये सिंपल क्यूबॉइडल है, ये सिंपल क्यूबॉइड कॉलमनर एपिथेलियम है। और ये कॉलमनर एपिथेलियम बियरिंग सीलिया, जिसके पास सीलिया है वो कॉलमनर एपिथेलियम यहाँ बनी हुई है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या होता है इसमें। स्क्वेमस एपिथेलियम है तो इसमें जो सिंगल लेयर थिक फ्लैटेंड सेल्स होंगी, इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं सेल्स की, लेकिन कहाँ मिलेगा? ये ब्लड वेसल्स में मिलेगा। हमें ये एग्जाम्पल जरूर याद रखने कि ब्लड वेसल्स में मिलेगा, इंपॉर्टेंट बात है। और कहाँ मिलेगा? एयर सैक ऑफ लंग्स। क्या करेगा? डिफ्यूजन का काम करता है। डिफ्यूजन से एक्सचेंज कराएगा मटेरियल को, जैसे कि एयर सैक ऑफ लंग एल्विलाई की बात कर रहा है तो एल्विलाई में क्या करेगा? गैसेस एक्सचेंज कराता है।
फिर आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या करेगा? कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। इसमें क्यूब लाइक सेल्स मिलेंगी। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ मिलेगा? हमें ये याद रखना है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स की डक्ट में देखने को मिलेगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में भी ये देखने को मिलता है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी, काम क्या है इसका? मेन फंक्शन इज सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ मिलेगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम डक्ट ऑफ ग्लैंड में मिलेगा, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और क्या काम है इसका? सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन इसका काम हुआ करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिथेलियम ऑफ पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन हैज माइक्रोविलाई। तो नेफ्रॉन के पास जो पीसीटी होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके पास माइक्रोविलाई होता है, ये भी हमें याद रखना है, पॉइंट है, और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो ये पीसीटी वाला हमें याद रखना कि पीसीटी में माइक्रोविलाई देखने को मिलता है, और पीसीटी में जब माइक्रोविलाई देखने को मिलेगा तो वो क्या करता है? इनफोल्डिंग्स बनाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से माइक्रोविलाई बनाएगा। और ये जो माइक्रोविलाई है सरफेस एरिया बढ़ाता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन का ही काम होता है। और पीसीटी में कितना? 75% एब्जॉर्प्शन पीसीटी में ही होता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी पीसीटी में होता है, क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा होता है माइक्रोविलाई के कारण। कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर्ड, कॉलमनर एपिथेलियम जो है सिंगल लेयर्ड टॉल सेल से मिलकर बना होता है। सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, तो इसीलिए इसको कॉलमनर सेल्स भी बोलते हैं, और एपिथेलियम जो बनेगा उससे उसको कॉलमनर एपिथेलियम बोल देते हैं। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। ये हमें याद रखना है कि अगर कॉलमनर एपिथेलियम है तो इस कॉलमनर एपिथेलियम में इसका न्यूक्लियस बेस की तरफ होगा, ये बात हमें याद रखनी है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, फ्री सरफेस के पास माइक्रोविलाई हो सकती है, जैसा कि कुछ जैसे यहाँ पे सीलिया बने हुए हैं तो यहाँ पे माइक्रोविलाई होंगे। ऑन देयर फ्री सरफेस इज कॉल्ड द सीलिएटेड एपिथेलियम। जैसे यहाँ पे ये कॉलमनर एपिथेलियम है, इस कॉलमनर एपिथेलियम पे यहाँ हमें सीलिया दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहलाएगा। अब सीलिएटेड एपिथेलियम जो है आगे क्या है, फिर इसका फंक्शन क्या है? देयर फंक्शन इज टू मूव द पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। एपिथेलियम के ऊपर म्यूकस को या कुछ पार्टिकल्स को एक डायरेक्शन में मूव कराना है, सीलिएटेड एपिथेलियम का काम होता है। जैसे कहाँ मिलेगा? होलो ऑर्गन्स की, होलो ऑर्गन्स की इनर सरफेस पे देखने को मिलेगा, इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन। उसमें भी कहाँ? जैसे ब्रोंक्यूल्स में देखने को मिल जाएगा। सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ मिलेगा? ब्रोंक्यूल्स में देखने को मिल जाएगा, और फैलोपियन ट्यूब में मिल जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में क्या करेगा? मूवमेंट ऑफ ओवा, मूवमेंट ऑफ ओवा, जो कि सेकेंडरी oocyte स्टेज में ये मूव करता है। कौन सा? सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ये मूव करता है। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में किस लिए? जैसे कि हम सांस लेते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आते हैं तो उसको ट्रैप करके बाहर भेजना, इसका काम हुआ करता है। तो ये ब्रोंक्यूल्स में भी काम करेगा, और डस्ट पार्टिकल्स, कुछ अदर पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या है इसमें। कुछ एपिथेलियम जो है, कॉलमनर एपिथेलियम जो थी, अब ये कॉलमनर एपिथेलियम हमने पढ़ी, अब ये कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये हमें याद रखना कौन सी वाली? कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम की कुछ सेल स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं सेक्रेशन के लिए, फिर वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाती है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि कुछ सेल जो है कॉलमनर एपिथेलियम की, वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है, जो कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाती है। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की देखने को मिलेंगी। एक तो यूनिसेलुलर होता है, जो कि कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, उसमें एक ही सेल होगी, और यूनिसेलुलर ग्लैंड ये कहलाता है। जैसे कि गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि ये दिख रहा है, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं। अभी जो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स हैं कहाँ मिलेंगे? गोबलेट सेल में, गोबलेट सेल्स में देखने को मिल जाएंगे एलिमेंट्री कैनाल। मल्टी सेलुलर कहाँ मिलेंगे? मल्टी सेलुलर में क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स है सलाइवरी ग्लैंड में देखने को मिल जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। एग्जाम्पल कि ये मल्टी सेलुलर वाला कहाँ दिखेगा? मल्टी सेलुलर वाला सलाइवरी ग्लैंड में देखने को मिल जाएगा। और इसमें क्या है फिर? ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग देयर सेक्रेशन, जो किस तरह से सेक्रेशन डालते हैं बॉडी में, तो उसके मोड के बेसिस पे ग्लैंड्स जो है दो तरह के होते हैं, एक एक्सोक्राइन, एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? जो सरफेस से बाहर की तरफ, मतलब कि आउटसाइड द सरफेस सेक्रेशन डालेंगे तो एक्सोक्राइन, और
बॉडी में ही सेक्रेशन रिलीज कर देंगे तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड हुआ करते हैं। तो एक्सोक्राइन कौन सा, जो बाहर सेक्रेशन डालेंगे, एंडोक्राइन जो जहां है वहीं सेक्रेशन रिलीज कर देंगे, ब्लड के द्वारा इनका सेक्रेशन फैलाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन होते हैं जो बाहर सेक्रेट करेंगे, जैसे कि म्यूकस सेक्रेट करते हैं, है ना, और सलाइवा सेक्रेट करते हैं, ईयर वैक्स सेक्रेट करते हैं, ऑयल ग्लैंड हो गए, मिल्क ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, ये सभी जो होते हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गए। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनको एक जगह पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेक्रेशन करना होता है, तो उसमें ट्यूब लगी होती है। तो डक्टाइल ग्लैंड जो होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। जिसके पास डक्ट नहीं होती वो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एक इन दोनों के बीच का भी ग्लैंड होता है जिसको हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी मिक्सोक्राइन ग्लैंड कौन है, जैसे पेनक्रियाज होता है। तो पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज एक्सोक्राइन का भी फंक्शन करता है और एंडोक्राइन का भी फंक्शन करता है, इसीलिए इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या होगा इसमें। दीज प्रोडक्ट आर रिलीज्ड थ्रू अ डक्ट। तो इन ग्लैंड को हम डक्टाइल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, क्योंकि डक्ट के द्वारा ही अपने प्रोडक्ट को ये बाहर रिलीज करते हैं। इन कंट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड के पास कोई डक्ट नहीं होती, तो इसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड इसको बोला जाता है। देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हॉर्मोन्स, इसके प्रोडक्ट को हम हॉर्मोन्स बोल देते हैं। सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड्स। वो फ्लूइड जिसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, बाथिंग द ग्लैंड्स। बाथिंग द ग्लैंड्स का मतलब होता है कि मान लो ये कोई ग्लैंड है और यहाँ पे बॉडी फ्लूइड भरा हुआ है पूरा, तो इस बॉडी फ्लूइड में ही वो अपने सेक्रेशन को सेक्रेट कर देगा, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसके सेक्रेशन हॉर्मोन्स कहलाते हैं। तो ये याद रखना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड के ही सेक्रेशन सिर्फ हार्मोन कहलाते हैं, बाकी सभी के नहीं कहलाते। दूसरा हम पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम से कुछ और एक बार देख लेते हैं क्या क्या रह गया। जैसे सीलेटेड एपिथेलियम हमने देख लिया, सीलेटेड एपिथेलियम कहाँ थी, ब्रोंकाई में थी और फेलोपियन ट्यूब में थी। फिर बचा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो एक बार स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और देख लेते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है वो कहाँ होगा, सबसे पहले तो ये सिंगल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर्ड होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट पोजीशन पे न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट पोजीशन पे न्यूक्लियस होता है, तो ये मल्टी लेयर्ड लगता है। हैव न्यूक्लियस या हैव न्यूक्लियाई एट डिफरेंट पोजीशन। इससे क्या होगा, एक इल्यूजन क्रिएट होता है, क्रिएट इल्यूजन, जिससे कि सेलुलर स्ट्रेटिफिकेशन महसूस होगा, सेलुलर स्ट्रेटिफिकेशन। सेलुलर स्ट्रेटिफिकेशन, बेसिकली स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्ट्रेटिफिकेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन कैसे दिखाई दे रहा है वो हमें एक बार नोटिस करना है, कि जैसे जैसे हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में भी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। ऊपर एक लाइन बनेगी जो टॉल प्लांट्स होंगे, फिर उसके नीचे एक लाइन बनेगी अदर टाइप के प्लांट के जो होंगे, फिर एक श्रब्स की लाइन बनेगी, हर्ब्स की लाइन बनेगी, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो हमने समझा। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आगे हम चलते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। जैसे ये एक सिंगल लेयर है, सिंगल सेलुलर लेयर, एक एपिथेलियम है। अब ये जो एपिथेलियम है सिंपल एपिथेलियम ही है, लेकिन इसके न्यूक्लियस की बात करें, जैसे कुछ इसी प्रकार से अगर न्यूक्लियस होगा, एक न्यूक्लियस यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, अगर एक यहाँ होता एक यहाँ होता, तो डिफरेंट लोकेशन पे है, तो ऐसा लगेगा देखने में जैसे कि ये कई सारी सेल्स की लेयर है, मतलब कई सारी लेयर की एपिथेलियम बनी हुई है। एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ये है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो ये पूरी एक सेल है। सेम इसी प्रकार से ये भी एक ही सेल है पूरी, और ये भी पूरी एक सेल है, यहाँ से यहाँ तक ये भी पूरी, ये भी पूरी है। तो सारी एकदम कंप्लीट कंप्लीट सिंगल लेयर ही है, डबल लेयर नहीं है। लेकिन इल्यूजन कैसा हो रहा है कि ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है, तो इसको हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अभी जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही क्या बताया अभी, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ मिलेगी,
जैसे ट्रैकिया में मिलती है, लार्ज ब्रोंकाई में मिलेगी, ट्रैकिया में मिलेगी, लार्ज ब्रोंकाई में मिलेगी। तो ये भी हमें याद रख लेनी है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम क्या है? मल्टी लेयर्ड होती है। मल्टी लेयर्ड के साथ साथ इसका सेक्रेशन में बहुत लिमिटेड रोल होता है, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में। अब सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल है तो इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस। केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये बेसिकली स्किन में देखने को मिलती है कंपाउंड एपिथेलियम। आगे देखते हैं फिर क्या होगा। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। स्किन की सरफेस पे देखने को मिलेगा। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की सरफेस पे भी हमें कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिलता है। फेरिंग्स इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ये हमें स्पेशल पॉइंट याद रखना है कि फेरिंग्स में देखने को मिलेगा, बकल कैविटी में मिलेगा, साथ में इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट की इनर लाइनिंग में और पेनक्रिएटिक डक्ट की इनर लाइनिंग में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था डक्ट में सिंपल एपिथेलियम, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है कि इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रिएटिक डक्ट में कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिलता है। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था, कहाँ है ये रहा, डक्ट ऑफ ग्लैंड में हमने पढ़ा था, जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ये डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रिएटिक डक्ट में, इसमें हमें मल्टी लेयर्ड मतलब कि कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या देखने को मिलेगा इसमें। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद इंटरसेलुलर मटेरियल। सभी सेल्स के पास कुछ इंटरसेलुलर मटेरियल होता है। नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन। अब पहले तो जो एपिथेलियम है उसके पास कुछ कुछ स्पेशल मटेरियल होगा। अब उसके बाद, अब स्पेशल मटेरियल क्यों है? उसको जोड़ने के लिए, जिससे कि सेल्स जुड़ी रहे एपिथेलियम के पास में। अब नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं सभी के पास। अब जंक्शन का काम क्या है? कनेक्ट करके रखना है। देखते हैं किस तरह के जंक्शन है। सेल्स, 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शंस कौन कौन से? टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। 3 तरह के जंक्शन हम पढ़ते हैं। तो टाइट जंक्शन क्या करेगा? सब्सटेंस को लीक होने से रोकेगा। सिंपल सी बात है, टाइट जंक्शन है तो लीकिंग से रोकेगा। दूसरा एडहेरिंग जंक्शन है, सिर्फ कनेक्ट करना है काम है। परफॉर्म द सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल टुगेदर। मतलब सीमेंट की तरह से, जैसे सीमेंट से 2 ईंटें चिपका दी जाती हैं, इसी तरह से एडहेरिंग जंक्शन का काम हुआ करता है। गैप जंक्शन की अगर हम बात करें तो गैप जंक्शन में फैसिलिटेट द सेल to communicate with each other by connecting cytoplasm of adjoining cells of rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules। मतलब गैप जंक्शन है तो इसमें गैप होगा बीच में, और ये क्या क्या करेगा? ये फैसिलिटेट कराता है। क्या फैसिलिटेट कराएगा? कि सेल कम्युनिकेट कर सके। सेल कैसे कम्युनिकेट करती है? तो वो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके कम्युनिकेट करती है। साथ में किस तरह से कम्युनिकेट करेगी? क्यों करेगी? आयंस का ट्रांसफर कराना है इसलिए करेगी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का कराना है इसलिए करेगी, कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल्स का भी कराना है, तो इसलिए ये कनेक्टिंग या गैप जंक्शन ये कहलाता है। तो यहाँ तक हमने जंक्शन कवर किए। नेक्स्ट इसमें ये कनेक्टिव टिश्यू दिखाई दे रहा है। कनेक्टिव टिश्यू हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी थैंक यू।